हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की जो सोशल साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 41 और जिसकी डेट है 8 अक्टूबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें प्रश्न करने को दिए गए हैं वो भी करेंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट आई है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति से संस्थाओं के कामकाज को लेकर है। हमने पढ़ा था कि 3 बेसिकली संस्था होती हैं और कौन सी होती हैं संस्थाएं, जो होती है आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो अब देखते हैं हम राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानून को अमली जामा पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है, क्योंकि विधायिका क्या करती है, कानून बना देती है। तो संसद कोई कानून बना देता है, उस कानून को जब हमें लागू करना है, उसको लागू कौन कराता है, उसको लागू कराती है कार्यपालिका। उसका काम होता है उस विधेयक को लागू करवाना। अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था ही कार्यपालिका कहा जाता है। अगर कार्यपालिका पूछे क्या होता है, तो कार्यपालिका होती है जो विधेयक को लागू करवाती है और सरकार की नीतियों को कार्यरूप देती है, वो होती है कार्यपालिका। अब देखते हैं कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। एक तो कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका, एक राजनीतिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका, इसका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। मतलब इसका निर्वाचन कौन करती है, जनता करती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि ये है, इसमें है। और स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। इनको स्थायी कार्यपालिक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ये ऐसा है कि इनकी एक रिटायरमेंट की एज होती है जो नौकरी करते हैं। मतलब आप ये समझिए, इनकी तो एक नौकरी होती है, इनके एक पद होते हैं उस पद पे ये अपने को प्रूव करके, मतलब एग्जाम पास करके आते हैं और उन प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं वहाँ पे आके, और ये होते हैं आपके जो इलेक्शन के द्वारा चुन कर जाते हैं। इस तरीके से समझिए। तो ये हो गए राजनीतिक और ये हो गए स्थायी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को समझिए। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि अगर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है तो वो है प्रधानमंत्री। वैसे अगर पेपर्स में देखें तो राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो सच में उन शक्तियों का निर्वाह करता है वो होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये तो आप सबको पता होगा। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस टाइम ये बड़ी हाइप भी बनती है कि भाई उसके लीडर वे हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही हैं। तो ऐसे ही होता है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MP यानी कि जो सांसद नियुक्त होते हैं, उसके पार्टी के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त कर देता है, प्रधानमंत्री बना देता है, नियुक्त कर देता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। फिर प्रधानमंत्री सलाह देता है, ये मेरा ये मंत्री रहेगा, ये मेरा मंत्री रहेगा, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। पर ऐसा नहीं कि कोई मतलब संसद ही ना हो, संसद का सदस्य ही ना हो, MP ना बना हो, इलेक्शन हार गया हो, तो उसको नहीं बना सकता। लेकिन अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है तो फिर उसका मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का संसद सदस्य चुना जाना जरूरी है। ऐसे भी होता है, कई बार क्या होता है, जैसे अरुण जेटली का उदाहरण है, वो हार गए थे लेकिन फिर भी उनको क्या करा था, प्रधानमंत्री ने क्या बनाया था, MP का इलेक्शन हार गए थे लेकिन फिर भी उनको अपना मंत्री बनाया था। लेकिन उसकी ये शर्त होती है कि 6 महीने के अंदर उसको संसद के किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसका सदस्य बनना पड़ता है, उसका चुना जाना जरूरी है। क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है, दोबारा इलेक्शन होता है तो वहाँ से लड़ते हैं ये लोग, या फिर राज्यसभा के इलेक्शन आते हैं वहाँ से लड़ते हैं, और उसमें अगर वो चुन लिए जाते हैं तो वो मंत्री बने रहते हैं। अगर नहीं चुने जा गए तो फिर वो मंत्री पद पे बने नहीं रह सकते। ठीक है, समझ आया। चलिए अब आगे चलते हैं। कैबिनेट मंत्री आमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये तो आपको पता ही है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, या फिर गठबंधन की जो पार्टी होती है, उनके जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सीनियर नेता लीडर होते हैं, उनके जो वो ही उनको क्या करते हैं, जो मुख्य मंत्रालय होते हैं उन्हीं को दे देते हैं। जैसे कोई भी पार्टी है, जैसे मान लो BJP जीती तो उसने क्या करा, उसने जो राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, इनको अपने महत्वपूर्ण
जो मंत्रालय हैं उनको दे दिए। तो ऐसे ही होता है, जो सीनियर मोस्ट लीडर होते हैं उनको दे दिया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं, ये अमूमन है, ज़्यादातर ऐसा होता है। कई बार किसी कोई ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भी निकल के आ जाता है, उसको भी मिल जाते हैं, सरप्राइज पैकेज भी होते हैं, तो वो अलग बात है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री ये क्या होते हैं? ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। ठीक है, ये छोटे जो मंत्रालय होते हैं इनके प्रभारी ये होते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री। ठीक है, और राज्य मंत्री क्या होते हैं? ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। जैसे ये कैबिनेट मंत्री है कोई और ये उसका क्या है? उसका राज्य मंत्री है ना, एक कैबिनेट मंत्री होगा वही, और उसी के कैबिनेट का उसको एक राज्य मंत्री दे देते हैं और वो उसकी उस चीज़ में हेल्प करता है और उसका काम में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं बहुत ही व्यापक हैं, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कैबिनेट के जो बैठकों की अध्यक्षता करना ये प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, मतलब कोऑर्डिनेशन करना कि विभिन्न विभागों में कैसे एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, ये भी उन्हीं का काम है। विभिन्न विभागों के आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई डिपार्टमेंट में मतभेद हो जाते हैं, तो अगर उसमें विवाद हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, तो उसमें भी जो निर्णायक की भूमिका, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बोलेगा वही सर्वमान्य होता है, तो निर्णायक की भूमिका निभाना भी इनका ही काम है। विभिन्न विभागों के काम पर सामान्य निगरानी करना और काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी कौन देखेंगे? प्रधानमंत्री देखेंगे, चाहे वो किसी की मदद से देखें, लेकिन ये उसके काम में है। सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना कि किस तरीके से किसको क्या काम देना है, कौन क्या काम करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका वितरण करना भी किसका काम है? प्रधानमंत्री का। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, ये तो हमें सबको पता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अगर प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा है इसका मतलब उसकी सरकार गिर रही है और उसके जो भी मंत्री हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री विभिन्न समूह और गुटों के गठबंधन के साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। अगर एक पार्टी की सरकार नहीं है, बहुत सारे दलों ने गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई है जो तो प्रधानमंत्री क्या होता है? सारे जो पार्टी होंगी और वो जो सारे जो गुट होंगे उनसे क्या करेगा? उनसे राय लेगा, है ना, साझेदारी करेगा और तब निर्णय लेगा। अगर वो अपनी चलाएगा तो भाई सरकार गिर जाएगी, वो ले लेंगे अपने वापस। तो क्या होता है? वो उनकी राय के अनुसार काम करता है अगर कई पार्टी मिल के सरकार बनाती है। ठीक है, ये तो आपको सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक भी बोलते हैं देश का। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। संसद और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। कौन? संसद और राज्य विधानसभाओं के। संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों, और राज्य जो विधानसभा है उनके सदस्य क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, और ये पता है इनकी जो अधिकार होते हैं वो केवल पेपर्स पे होते हैं, मतलब वो आपके केवल कागजों में हैं। वो वैसे उनके अधिकार बहुत कम हैं, मतलब उनको सरकार के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है, लेकिन वो वैसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं। फिर भी देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, लेकिन फिर भी उनका क्या काम है? जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सबके कामों को देखना, सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। इनका काम ये होता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां, जैसे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। भारत की रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जो रक्षा बल हैं उनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। कोई विधेयक राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पे साइन न करे तो वो कानून नहीं बनता। कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी होते हैं। वो अलग बात है कि उसको कई बार करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो उसके साइन नहीं होते तो तब तक वो कानून नहीं बनता। ठीक है,
चलिए, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। देश में संसद द्वारा पारित विधेयक कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। जो आपका शुरू में ही आया था, ये है वो आंसर। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है वर्कशीट में, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है? तो आप बता दीजिए। राजनीतिक कार्यपालिका, इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, और जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं, है ना। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन करो। तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, हमारे देश में प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, और वो कौन कौन से हैं आप इनको लिख देना। जैसे कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों की आपसी विवादों में निर्णायक भूमिका निभाना, सब आपकी वर्कशीट से हैं, डोंट वरी। विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी रखना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इज, देश में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए। तो आप इसका महत्व इस तरीके से लिखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम को निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के विभिन्न प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है, सभी प्रमुख नियुक्तियां करता है, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीश, यहाँ पे कोमा लगाइए न्यायाधीश के बाद, राज्यों के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। तो ये हो गई हमारे राष्ट्रपति पद की जो भूमिका है उसका महत्व। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 41 सोशल साइंस की। होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली है। और बच्चों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ सारे बच्चे अभी लाइक करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए आए हैं चैनल पर, और नोटिफिकेशन बेल के साथ आप सब्सक्राइब करा करो, सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।